हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है। और हर दिन की तरह आज फिर से हम लोग जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास हिस्ट्री में एक नए क्लास को लेकर आ चुके हैं। और ये नया क्लास आज हमारा कौन सा होगा? अभी हम लोग मुगल डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं, मुगल काल को पढ़ रहे हैं, मुगल वंश को पढ़ रहे हैं। और वहां पे हमने पिछले क्लास में अकबर को पढ़ लिया है। आज हम लोग अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में ए टू जेड जानेंगे। यहां से कुछ भी प्रश्न आए आपसे नहीं छूटेगा। जी हाँ, उसके न्याय की जंजीर से लेकर नूरजहां गुट तक पूरा ये क्लास रहेगा। तो वीडियो में बिल्कुल एकदम आराम से कूल माइंड से बने रहना है ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। जितना भी कंटेंट आपको यहां पर दिखाया जाएगा, एक एक कंटेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये यूजलेस है। हर एक लाइन, हर एक वर्ड एक क्वेश्चन है, इसका ख्याल रखना है। और अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़ सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां पे आप क्लास भी कर सकते हैं। और क्लास अगर आप कहीं कर भी रहे हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उस मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जल्द ही हिस्ट्री का 1000 एमसीक्यू, 1000 एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ऐप पर अपलोड होने वाली है विद इन 2 to 3 डेज। ठीक है, 2 से 3 दिनों के अंदर 1000 पूरा एग्जाम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। इतिहास का 1000 क्वेश्चन को 1000 नहीं, आपको 5000 समझना होगा। क्यों? क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और नीचे कौन सा सही है और ये क्यों सही है, पूरा उसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। यानी आप जब डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगा, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट कहीं डाउट है वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं करना है, रटना भी नहीं पड़ेगा। उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो ऐप में हमारे साथ क्लास कर रहे हैं, हमारे इस कोर्स के साथ हैं, उनके लिए ये फ्री है। और जो आउटसाइडर हैं, उनको अगर सिर्फ वो मॉक टेस्ट के लिए वो पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए कुछ मामूली सा पेड लगेगा। तो सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? एग्जाम फाइटर नंबर 1। गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा साथियों। तो चलिए आज हम लोग जहांगीर के बारे में ए टू जेड जानेंगे। ठीक है, इसके सत्ता प्राप्ति से लेकर इसकी मृत्यु तक का इतिहास को देखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए आपका इससे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब क्लासेस में हम लोग एंट्री करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है मुगल सम्राट जहांगीर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में आज हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका आरंभिक इतिहास। आरंभिक इतिहास में हम लोग स्टार्ट करते हैं उनका जीवन काल, प्रारंभिक परिचय। इनका नाम और एक था, है ना। जहांगीर के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन इसका और एक नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम क्यों? क्योंकि ये काफी मांगने के बाद, मन्नत के बाद अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और ये आशीर्वाद दिया था उसे सूफी संत, जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो इसी के नाम पर इसका नाम को मोहम्मद सलीम रखा गया। ये भी पूछा जाता है जहांगीर का नाम मोहम्मद सलीम किस संत के प्रभाव से रखा गया था? तो शेख सलीम चिश्ती। और इसी के आशीर्वाद से कहा जाता है कि अकबर मानता था कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो पिता का नाम आप जान ही रहे हैं, अकबर है, लेकिन माता के नाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो माता का नाम याद कर लीजिए, मरियम उज जमानी। ये जहांगीर की माताजी थी और एक राजपूत कन्या थी। ठीक है, और कहां के राजपूत? आमेर की राजकुमारी है। राजपूताना का जो आमेर घराना है वहां की ये राजकुमारी थी। यानी अब जो जहांगीर था, मुस्लिम पिता और हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को हुई। कहा हुआ? आगरा में। राज्याभिषेक कहा हुआ? आगरा में 3 नवंबर 1605 को। इसके काल में बिल्कुल गद्दी में बैठते ही जो सबसे स्टार्टिंग का विद्रोह हुआ वो इसके बेटे ने ही कर दिया। इसका पुत्र था खुसरो। खुसरो
उस खुसरो ने ही विद्रोह कर दिया और इस खुसरो को संरक्षण दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और इसके कारण बाद में आपका जहांगीर ने अर्जुन देव की भी हत्या कर दी, गुरु अर्जुन देव की। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किस सिख गुरु की हत्या की, उसके किस पुत्र ने विद्रोह किया था, A to Z आपको समझना होगा। अगर पूरा कार्यकाल को देखेंगे 1605 से लेकर 1627 ये टाइम पीरियड रहा है जहांगीर के शासनकाल का। आप जानते हैं कि राजतंत्र जो होता है ना, वह साम्राज्य विस्तार की नीति चलते रहती है। तो अकबर भी साम्राज्यवादी था, उसका पुत्र जहांगीर भी साम्राज्यवादी था। इसने भी अपने काल में बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में सैन्य अभियान किए, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है मेवाड़ की संधि, राजपुताना को साधना, है ना। मेवाड़ की संधि, मेवाड़ एक प्रकार से कह सकते हैं अकबर के काल में उसके अधीन नहीं आया था, है ना, युद्धरत था। अकबर के काल में मेवाड़ युद्धरत था। अकबर ने विवाह की नीति अपनाई, राजपूतों के लिए अलग से नीति अपनाई, लेकिन वो मेवाड़ से वो कोलैबोरेशन वो नहीं बना पाए जो कि वो जिसके लिए जाने जाते थे। लेकिन जहांगीर के काल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसने अपने शासन काल में 1615 में मेवाड़ की संधि कर ली। और मेवाड़ की संधि जहांगीर ने किसके साथ की, तो राणा अमर सिंह। जहांगीर ने मेवाड़ की संधि किसके साथ की, राणा अमर सिंह के साथ। और यहां पर कुछ विशेष कंडीशंस भी था, उस कंडीशन को याद रखिए। जब भी कोई संधि होता था राजपूत सरदार को यहां उपस्थित होता था ना, कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं और जो भी कि आपके हम अंतर्गत ही काम करेंगे। लेकिन यहां विशेष शर्त यह दिया था कि जो राणा अमर सिंह है उसको व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई थी, ठीक है, उसको छूट दी, यानी उनको भी कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला था। उसने अपने बदले कर्ण सिंह को भेजा। किसने, राणा अमर सिंह ने अपने बदले दरबार में जो एग्रीमेंट हुआ किसको भेजा, कर्ण सिंह को। इसके अलावा उस पर भी एक कंडीशन डाला कि जो चित्तौड़ का किला है, मेवाड़ की जान आन बान शान होता था चित्तौड़ का किला, कहा कि आप इसको मरम्मत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको पता, जब फोर्ट यानी किला मरम्मत होगा उसकी शक्ति बढ़ेगी। और इसने बड़े चतुराई से यह भी काम करा लिया कि जो क्षति हुआ है उसको वैसे रहने दीजिए, यथावत रहेगा, संधि कायम रहेगा और मेवाड़ का मरम्मत आपको नहीं करना है। यानी मेवाड़ की संधि इसके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके काल में एक घटना भी घटती, इसको आगे देखेंगे, जो इसके राजनीतिक और साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति थी उसके लिए सबसे बड़ा धक्का पहुंचा, वह कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना, ठीक है, कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना, उसको आगे देखेंगे। ये सबसे बड़ी होगी मेवाड़ की संधि, सबसे बड़ी उपलब्धि। राजनीतिक रूप से जहांगीर की क्या है, तो मेवाड़ की संधि। सबसे बुरी स्थिति राजनीतिक रूप से, साम्राज्यवादी रूप से, वह है कंधार का मुगलों से छीन जाना, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। दक्कन के लिए इसकी क्या नीति थी, दक्कन में उसको मलिक अंबर नामक एक वजीर हुआ करते थे जो अहमदनगर के वजीर थे और बड़े ही चतुर थे। और ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति समझते हैं आप, जिसको आप बचपन में खेलते होंगे, धप्पा दे देते हैं ना पीछे से, है ना, छुप के वॉर करना। ऐसे वॉर होता है कि वॉर डिक्लेयर है, हम इतने बजे से युद्ध शुरू करेंगे, इस प्रकार का युद्ध होता था। लेकिन गुरिल्ला युद्ध में क्या हुआ, हम धोखे से कभी भी आप पे अटैक कर दी, इसको ना चोर डाकू वाला हमला इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे आप, जिसके लिए आपके वीर शिवाजी बाद में जाने गए। तो मलिक अंबर ने यहां पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरुआत कर दी थी और इससे चुनौती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसीलिए इसने अपने पुत्र, योग्य पुत्र खुर्रम, जिसको जो कि बाद में आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसी युद्ध में अहमदनगर को खुर्रम ने जीत लिया। किसने जीता, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहमदनगर को जीत लिया। और इस जीत पर खुशी होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और इसी नाम से पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं। आप जानते हैं, इसके बाद हमको शाहजहां के बारे में पढ़ना है, जिसने कि आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था, हम लोग बचपन से जानते हैं। इसी शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और उसे शाहजहां की उपाधि दी गई थी, लेकिन हम लोग उसी नाम से उसको दुनिया में जानते हैं। उपाधि क्यों दी थी, अहमदनगर को जीतने के कारण, ठीक है। अगला जिसका अभियान था कांगड़ा विजय। कांगड़ा विजय इसने 1620 ईस्वी में प्राप्त किया। और कांगड़ा कहां है भाई, तो पंजाब में।
कांगड़ा विजय कब है? पंजाब में 1620 में। कांगड़ा का विजय इसने 1620 में प्राप्त किया और यह पंजाब में है। और कहा जाता है कि पंजाब की पहाड़ियों में जीत हासिल करने वाला यह पहला मुगल शासक था, है ना। भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी दुरूह क्षेत्र था, काफी कठिनाई भरा क्षेत्र था, वहां पर इसने विजय प्राप्त की थी। कंधार विजय, अब ये इसके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से लॉस था, सबसे बड़ा हानि था। कंधार मुगलों के हाथ से जहांगीर के शासनकाल में 1622 में निकल गया हमेशा के लिए। किसने छीन लिया? तो फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुगलों से छीन लिया। यह जहांगीर की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता थी और फिर कभी कंधार मुगलों के अधीन आ नहीं पाया। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको पता है अकबर ने सुल्ले कुल की नीति अपनाई, है ना, दीन इलाही जैसा धर्म चलाया, तो यह भी बहुत कट्टर नहीं रहा, इसने उन चीजों को अपनाया, लेकिन कहीं कहीं यह ज्यादा कठोर हो गया। ठीक है, ज्यादा कठोर हो गया। वैसे ये भी उदार थे, लेकिन कहीं कहीं कठोर हो गया, जैसे कि सिखों के खिलाफ कट्टरता इसके काल में काफी ज्यादा आ गई, क्योंकि आपको पता है सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इसने इसके पुत्र खुसरो का मदद किया था इसके खिलाफ विद्रोह में, इसलिए 5वें गुरु अर्जुन देव को इसने मृत्युदंड दे दिया राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण। इसीलिए इसका सिखों से एक प्रकार से नहीं बना जीवन काल में। इसके अलावा इसने जैन संत मान सिंह को भी दंडित किया था। ये सब कुछ छोटे मोटे कह सकते हैं कट्टर वाली चीजें देखी जाती है, ओवरऑल देखा जाता है यह भी एक उदार शासक था अपने पिता की तरह। इसने अपने शासनकाल में 12 अध्यादेश जारी किए, जिसको कहते हैं दस्तूर अल अमल, जिसको सभी का पालन करना था। तो 12 अध्यादेश जारी करने वाला शासक कौन था? जहांगीर। इसको कहते हैं दस्तूर ए अमल। क्या था दस्तूर ए अमल? क्या था ये पूछा जाएगा। तो ये 12 अध्यादेश थे, 12 राजकीय आदेश थे, इसको ये समझिए। और क्या क्या था राजकीय आदेश, समझिए यहाँ पे उसको शॉर्टकट में। ठीक है, मतलब एक प्रकार से मोरल वैल्यूज थी, ये सभी क्या थे? मोरल वैल्यूज थे। दस्तूर अल आलम कहते हैं मोरल वैल्यू थे। ये पहला, शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध कर देना पहला था। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, नैतिक शिक्षा है। हालांकि वह स्वयं इसका शौकीन था, इसीलिए ज्यादा ये जमीनी स्तर पे लागू नहीं हो पाया। सड़कों के किनारे इसने कहा कि सराय मैंने ठहरने का जगह और मस्जिद का निर्माण किया जाए। इसके अलावा कठोर जो कानून थे कि अगर कोई अपराध करता, किसी का नाक काट लेना है, कान काट लेना है, यानी आपके शरीर को जो हानि पहुंचती थी, उन सजाओं पर इसने रोक लगा दिया। इसके अलावा रविवार, जो कि इसके पिता अकबर का जन्मदिन था, और गुरुवार जो कि इसका राज्याभिषेक का दिन था, कहा कि इस 2 दिन पशुवध नहीं होगा, है ना, पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी कूटनीति इसके शासनकाल में देखने को मिलती है। और आपको पता है भारत में 1757 में एक वॉर हुआ था, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पलासी का युद्ध। ठीक है ना, जिसके बाद क्या हो गया, अंग्रेजों का यहाँ पर काफी ज्यादा हस्तक्षेप बड़ा बंगाल पे हुआ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज इसके पहले भी थे यहाँ पे। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीता प्लासी का वॉर के माध्यम से। इसका मतलब भी कि अंग्रेज उस दिन आए थे, इसके पहले भी अंग्रेज भारत में व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तो व्यापारिक संबंध की शुरुआत भी जहांगीर के काल में हुई। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए जब आए थे, तो उनकी व्यापारिक संबंध की शुरुआत इसी के काल में हुई। अगर उस समय ये परमिशन ना देते व्यापार करने का, तो क्या पता भारत में ब्रिटिश शासन नहीं भी होता। तो ब्रिटिश शासन की नींव रखने में भी एक प्रकार से कहते जहांगीर ने जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पुर्तगालियों से इसका संबंध अच्छा था, हालांकि बाद में पुर्तगालियों ने मुगल जहाजों को लूटा, इसके चलते उसके विशेषाधिकार को इसने समाप्त कर दिया। इसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए की तरफ से विलियम हॉकिंस आए थे व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए 1608 से 1611 में। और इसे कह सकते हैं कि तुर्की बहुत अच्छे तरीके से ये जानते थे, है ना, तुर्की भाषा बोल पाते थे। कौन? विलियम हॉकिंस। इसीलिए इसको इंग्लिश खान का भी उपाधि दिया था जहांगीर ने। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी? तो विलियम हॉकिंस को। इसने जहांगीर इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि तुर्की जानता था, इसलिए प्रभावित हुआ। एक अंग्रेज होकर तुर्की बोल रहा है, इसलिए उसको दरबार में 400 का मनसब भी दिया। और यहां से 2-3 साल लगभग जहांगीर के दरबार में हॉकिंस रहे थे। हालांकि इसको व्यापारिक कुछ अधिकार जो होता है ना, वो नहीं दिया इसने। विलियम हॉकिंस खाली हाथ ही लौटे, लेकिन इसे दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया, सम्मान दिया, और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी।
इसके दरबार में ही 2 और अंग्रेज आए थे, पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड। ये ऐसे ही आए थे, इसकी कोई विशेष कहीं पर इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड किसके काल में आए थे? ये भी जहांगीर के काल में आए थे, अंग्रेज थे। ठीक है, अगला है थॉमस रो, और इसका जो पीरियड है काफी इंपॉर्टेंट है थॉमस रो का। थॉमस रो 1615 में आए थे और 1619 तक रहे। इसने जहांगीर से व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया। व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने में सफल होने वाला अंग्रेज कौन था? थॉमस रो। यानी 1615 से अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यहां पर व्यापार करने का अधिकार मिला। व्यापार, सिर्फ व्यापार। ठीक है, बाद में यही व्यापार क्या बन गया? अधिकार। और भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई और बाद में किसका हो गया? यही ब्रिटिश का सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता। अब इसके प्रशासनिक सुधार को देखते हैं। प्रशासन के दृष्टिकोण से यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो इसने किए तो उसको देखेंगे। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म न्याय की जंजीर के लिए जाना था। न्याय की जंजीर, एक सोने का चैन हुआ था जो कि यमुना के तट पर इसको लगा दिया गया था। ठीक है, आगरा किला का जो शाह बुर्ज था वहां और यमुना नदी के तट पर एक पत्थर का खंभा लगाया गया था, उसके बीच में है ना सोने की जंजीर, सोने का सिक्कर, चैन बांध दिया था सोने का। और अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत है, साम्राज्य में कोई समस्या है, आपको न्याय चाहिए, तो सोने की जंजीर को जाके क्या करना है? बजा देना है। जैसे बजाइएगा आपसे पूछा जाएगा क्या दिक्कत है और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको बोलते हैं जंजीर ए अदल। तो न्याय की जंजीर के लिए कौन से शासक जाने जाते हैं? तो जहांगीर, न्याय की जंजीर के लिए। इसके अलावा अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा चलाई थी उसको इसने परिवर्तित कर दिया, उसमें कुछ नई चीजें डाली। पहला था कि जितना सवार है उतने से नहीं रखने थे आपको। मान लिया आपको 5000 जात और 5000 का सवार है तो आपको 5000 सवार ही रखने थे। लेकिन यहां पर इसने देखा कि ज्यादा मनसबदार बढ़ाने से अच्छा है कि जो मनसबदार है उसी को हम सवार बढ़ा देते तो हमारा सैनिक मजबूत हो जाएगा, जिसको कहा जाता है 2 अस्पा। इसने मनसबदारी अवस्था में 2 अस्पा प्रणाली चालू की। 2 अस्पा मतलब अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने को का अधिकार दिया गया। अब जिसको 5000 का सवार है अब वो 10,000 घोड़े रख सकता था, यानी जितना उसका सवार था उससे दुगुना रखने का उसको दायित्व दिया गया। अगला है सी अस्पा। सी अस्पा उसी तरह देखा कि और जरूरत है, हमें जरूरत पूरा नहीं हो रहा है तो कहा कि आपको 3 गुना घोड़ा रखना होगा। 3 गुना है ना, 2 अस्पा मतलब 2 गुना, सी अस्पा मतलब 3 गुना। इसके काल में जागीरदारी भी चली। कुछ मनसबदारों को जमीन, वेतन जो नगद होता था उसके बदले जमीन दिया जाने लगा। उस जमीन को कहते थे जागीर और जिसे दिया जाता था उसे कहते हैं जागीरदार। तो जागीरदारी व्यवस्था इसके काल में शुरू हुई और जागीर के रूप में वितरित भूमि के अलावा आरक्षित भूमि भी होती थी, जहां पर कह सकते हैं कि वो सीधे उसका जो टैक्स था ना वो अलग रखा जाता था। ठीक है, जागीर में जो टैक्स आएगा, मनसब में जो टैक्स आएगा वो मनसबदार रखेगा। लेकिन एक आरक्षित भूमि भी होती थी है ना, जहां पर टैक्स सीधे सेंटर को जाता, उसको बोलते थे महाले पेवाकी। तो महाले पेवाकी उस जमीन को कहते हैं। अब कला और संस्कृति के क्षेत्र में इसके काल में बहुत ही उन्नति हुई, चित्रकला के क्षेत्र में। और आपको बता दें चित्रकला का स्वर्ण काल, जैसे शाहजहां के काल को आगे हम लोग जानेंगे, भवन निर्माण का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां था, तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में था? जहांगीर। तो चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके लिए उसने आगरा में एक चित्रशाला, पेंटिंग हाउस को भी काफी निर्माण कराया था। कहां पर? आगरा में। तो जहांगीर ने चित्रशाला कहां बनवाया था? तो आगरा में। और इसका जो अध्यक्ष था चित्रशाला का उसका नाम था आगा रजा खां। आगा रजा खां। तो जहांगीर के चित्रशाला का अध्यक्ष कौन था? आगा रजा खां। और इसके काल में चित्रकला में हलो, जिसको बोलते आभा मंडल या देवी प्रकाश का प्रयोग शुरू हुआ। आप समझते हैं, कोई आप मूर्ति देखते हैं उसके पीछे मुकुट रहता है ना, मुकुट है ना, या अगर वीडियो देखते होंगे सीरियल्स वगैरह में तो पीछे लाइट निकलता है हर देवी देवता का, उसी को बोलता है हलो या आभा मंडल। उस प्रकार की चीजें बननी इसी के काल में शुरू हुई। इसके दरबार के कुछ चित्रकारों का नाम याद रखिए। इसमें उस्ताद मंसूर काफी फेमस है, यह पशु पक्षियों का चित्र बनाने में काफी प्रसिद्ध था। तो
जहांगीर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर। यह क्या चीज का चित्र बनाता था? तो पशु पक्षी का, और इसीलिए उसकी उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्त्र। उस्ताद मंसूर की उपाधि क्या थी? नादिर उल अस्त्र। इसके अलावा इसके दरबार में और एक का चित्रकार था जिसका नाम था अबुल हसन। यह व्यक्ति का चित्र बनाता था, है ना, आपको देख के आपको ऐसा चित्र बना देगा। तो व्यक्ति चित्र में माहिर था अबुल हसन, इसीलिए इसे उपाधि नादिर उल जमा। तो नादिर उल जमा किसकी उपाधि थी? अबुल हसन का। नादिर उल अस्त्र किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि थी ये? उस्ताद मंसूर का। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ चित्रकार भी थे जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा। बिशन दास किसके दरबार के चित्रकार थे? मनोहर, गोवर्धन और फारूक बेग, और ये चारों भी इसी के दरबार के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इन सबका नाम आप याद रखिएगा, जहांगीर के साथ जोड़ लीजिएगा, ये जहांगीर के काल का था। इसके काल में साहित्यिक उपलब्धि वो हुई, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, तुजू के जहारी, ठीक है, जो फारसी भाषा में थी। जहांगीर की आत्मकथा क्या नाम है? तुजू के जहांगीरी। ये किस भाषा में है? तो फारसी। याद रखिएगा, जहांगीर का तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में। ठीक है, अब इसके शासनकाल में नूरजहां जो इसकी पत्नी थी, काफी उस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी, है ना। तो यह इसके प्रभाव में था, जिसको कहते हैं जोरू का गुलाम। तो यह एक कह सकते हैं कि एक शासक पूरी तरह अपनी पत्नी के नियंत्रण में था, क्योंकि देखिए ये जहांगीर को देखा जाए तो बहुत बड़ा एक प्रकार से शराबी किस्म का व्यक्ति था, ड्रिंक्स करता था। ठीक है, जिसके कारण जब आप उस स्थिति में रहते हैं तो आप पे किसी और का नियंत्रण हो जाता है। तो जी हाँ, तो नूरजहां का नियंत्रण इस पे बहुत ज्यादा था। सुंदर तो थी, बाद में उसका अपना जो व्यक्तित्व था जहांगीर का, इसके कारण यह इसके पूरी तरह कंट्रोल में था। इसीलिए इसके शासनकाल में नूरजहां, जिसको नूर महल भी कहा जाता था, और दूसरा नाम है मेहरुनिसा। इसका दूसरा नाम क्या था? मेहरुनिसा। उसका भी इस शासन पे पूरा प्रभाव था, पूरा कंट्रोल था। ऐसे होता ना किसी का घर में, जब तक उसकी वाइफ कुछ नहीं बोलेगी वो बंदा कुछ नहीं करेगा। तो घर का बात तो छोड़िए, इनका शासन में भी अंतिम समय में ऐसा ही हाल हो गया था। इसमें नूरजहां अकेले नहीं थी, एक नूरजहां गुट था। नूरजहां का एक गुट था, है ना, वही मिलकर पूरे शासन तंत्र को देखता था। ठीक है, जिसमें नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, याद रखिएगा नूरजहां के पिता का नाम क्या होगा? एतमादुद्दौला। उसकी माता थी अस्मत बेगम। नूरजहां गुट में अस्मत बेगम यानी उसके माता और पिता। अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था, परफ्यूम। आपको पूछा जाएगा इत्र का आविष्कार किसने किया? यही अस्मत बेगम है, नूरजहां की मां, इसने इत्र का आविष्कार किया। इसके बाद उसके भाई आसफ खां और राजकुमार खुर्रम यानी शाहजहां शामिल था। यानी इस नूरजहां गुट में कौन था? नूरजहां ससुराल पक्ष, जहांगीर का ससुराल पक्ष हावी था, जिसमें उसका पिता इतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम और भाई आसफ खां। इसके अलावा इसका जो कह सकते सोतन का पुत्र खुर्रम, जहांगीर का पुत्र था, और खुर्रम जिसको बाद में शाहजहां बोलते हैं, ये भी इसी गुट में था। इसका पूरा प्रभाव था। ठीक है, ये गुट का प्रभाव था। अब शासन काल का अंत होता है तो इसका भी हो गया। स्वास्थ्य इशू, हेल्थ इशू इसके साथ होने लगा था, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा शराब पीने लगेंगे तो आपका क्या होगा? शरीर क्या जैसे जवाब देने लगेगा। तो इससे पहले से अस्थमा, जिसमें सांस फूलता है, दमा का बीमारी था, है ना। ऊपर से शराब बहुत ज्यादा पीने के कारण इसका हेल्थ दिन प्रतिदिन गिरता गया, और कहा जाता है कि वह 28 अक्टूबर 1627 को 28 अक्टूबर 1627 को ये लाहौर से कश्मीर लौट रहे थे, क्योंकि ये कश्मीर का वातावरण इसको काफी पसंद था। आपको पता है कश्मीर में शालीमार और निशात बाग का निर्माण भी जहांगीर ने कराया था। यानी कश्मीर का जो आप जानते हैं वेदर बहुत अच्छा रहता है, तो कश्मीर इसे बहुत पसंद। 12 बजे कश्मीर जाते थे अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए। अभी भी जैसे आपको मन नहीं लगेगा, आप कश्मीर चले जाइए, आपका मन खिल जाएगा। इसीलिए ये भी कश्मीर जाते, कश्मीर को बहुत पसंद करते थे। इसी में कहा जाता है 28 अक्टूबर 1627 को ये लाहौर से कश्मीर लौट रहे थे। उसी समय भीमवार जो कि राजौरी सेक्टर में है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको उधर इसका वहीं पर ही दफना दिया जाता है, लाहौर में। कहा? रावी नदी के किनारे सहदरा दिलकुशा बाग में इसे दफना दिया जाता है, और वहां पर मकबरा का निर्माण बनाया किसने? नूरजहां ने।
तो जहांगीर का जीवन काल एक साधारण क्या बोलते बीमारी से मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1627 को लाहौर के शाहदरा में। ठीक है, लाहौर के शाहदरा में इसे दफना दिया जाता है और वहां के दिलकुशा बाग वगैरह पार्टिकुलर देखिएगा, दिलकुशा बाग में इसे दफनाया गया और वहीं पर इसका मकबरा बना है। और मकबरा किसने बनाया? तो नूरजहां ने बनाया। तो साथियों ये था आपका जहांगीर से जुड़ा हुआ A to Z। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको अब तैयारी अगर आपकी हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? अभी मॉक टेस्ट देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा जो ऐप है वहां पे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। आप मॉक टेस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट हैं या नहीं, अगर आप आउटसाइडर हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना, ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखकर, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और जनरल क्लासेस भी कर सकते हैं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।